सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका हार्दिक स्वागत है। मिस्टर राजेश वर्मा जी की रिक्वेस्ट आ रही थी कि फ्रोजन शोल्डर पे बात करें, कुछ इसका होम्योपैथिक उपाय बताएं। लॉट ऑफ थैंक्स राजेश जी, आपने अप्रोच किया गुरु नानक केयर्स को, आपने रिक्वेस्ट भेजी। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही कॉमन समस्या रहती है फ्रोजन शोल्डर की, और ये जितना साधारण ये प्रॉब्लम है ना, उतनी साधारण भाषा में इसकी बात करेंगे सो दैट हम सबको इसको ईजिली समझ पड़े। क्या होता है फ्रोजन शोल्डर, क्यों होता है, क्या पहचान है, क्या सिम्टम्स हैं, लक्षण क्या रहते हैं, कैसे हम अपना बचाव कर सकते हैं इससे, कैसे आराम आ सकता है हमारे अपने लेवल पे, हम क्या करें, और बहुत इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक दवाएं आपके सामने रखूंगा। आइए बात करते हैं फ्रोजन शोल्डर के। नाम से पता चलता है फ्रोजन शोल्डर, जो हमारा कंधा है ना वो फ्रीज हो गया, वो जाम हो गया, उसकी मूवमेंट रुक गई है, जिस वजह से ना दर्द भी रहेगा। सो इट इज अ पेनफुल कंडीशन, दर्दनाक स्थिति रहती है हमारे शोल्डर जॉइंट की, हमारे कंधे का जो जोड़ है। और क्यों? क्योंकि उसकी ना मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होगी, उसका जो दायरा है ना मूवमेंट का वो लिमिटेड हो गया, वो कम हो गया। अब फ्रोजन शोल्डर क्या रहता है, इसका बेसिक, इसकी पीछे की कहानी क्या रहती है वो समझें। बिल्कुल सिंपल भाषा में शॉर्ट में बताता हूँ आपको। जो फ्रोजन शोल्डर है ना दोस्तों, ये नाम भी क्यों पड़ा, कहाँ से पड़ा? क्योंकि जो हमारा ये जॉइंट है ना कंधे का, ये जो शोल्डर जॉइंट है, ये ना एक इसके इर्द गिर्द, इसके आसपास एक कवरिंग है, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, एक कवरिंग है, ठीक है। अब उस कनेक्टिव टिश्यू में दिक्कत आती है, उसको हम कैप्सूल बोलते हैं, क्योंकि वो कैप्सूल की तरह उसको कवर करती है। वो कैप्सूल के अंदर में बदलाव आता है। 3 शब्द मैं इंपॉर्टेंट यूज करूंगा। वो कैप्सूल थिक हो जाएगा, वो स्टिफ हो जाएगा, वो इन्फ्लेम्ड हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसमें सूजन हो जाएगी, और इन्फ्लेमेशन हो गई है तो आइटिस लगेगा, कैप्सुलाइटिस, और इसको दूसरा नाम दिया जाता है, दैट इज एडहेसिव कैप्सुलाइटिस, यानी कि फ्रोजन शोल्डर का दूसरा नाम। अब दिक्कत कहाँ आती है? ये जो कैप्सूल है ना, इसकी कवरिंग है कनेक्टिव टिश्यूज की, उसके अंदर ये प्रॉब्लम आई है। अब जो हमारा अपर आर्म का हेड है ना, द ह्यूमेरल हेड, वो फिट होता है इस सॉकेट के अंदर, इस कैप्सूल के अंदर। अब वो कैसे फिट होता है? विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स। क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो गई है, थिकनेस हो गई है, स्टिफनेस हो गई है कैप्सूल में, तो वो लिगामेंट्स को अफेक्ट करती है, जिस वजह से इस जॉइंट की ना मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। देखिए वेरी सिंपल, बड़ा सरल सी बात रहती है। हमारी बॉडी का कोई हिस्सा अगर थोड़ी सी जकड़न सी हो जाती है, कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, स्टिफनेस हो जाती है, तो क्या होगा? उसके साथ जुड़े हुए जो ऑर्गन्स है ना, उनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल कोई भी ले लें आप, यहाँ अगर हम जैसे फिंगर्स की मूवमेंट ठीक ठाक हो रही है, लेकिन इसको अगर हम स्टिफ कर थोड़ा सा जकड़ लें, थोड़ा सा इसको पकड़ लें, तो ये जकड़न सी हो जाएगी ना ऊपर की लेयर में, तो इट विल अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ द फिंगर्स, तो जो उंगलियों की मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। सिंपल वैसे ही ऐसे रहता है जो हमारे शोल्डर जॉइंट में ऐसे देखा जाता है। तो इसको हम बोलते हैं एडहेसिव कैप्सुलाइटिस, इसको हम बोलते हैं फ्रोजन शोल्डर। ये किसको आ सकती है दिक्कत? रिस्क फैक्टर्स थोड़े समझें। जिनकी उम्र 40 से 60 साल के अंदर रहती है, 40 to 60 years ऑफ एज, उनके अंदर इस एज ब्रैकेट में ये रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। महिलाओं में थोड़े चांसेस ज्यादा रहते हैं पुरुषों के कंपैरेटिवली हिसाब से, जिनके अंदर ये फ्रोजन शोल्डर देखा गया है। थर्डली, कोई रिसेंट जैसे ना कई बार इंजरी, वो एक और कारण भी बन जाता है, कॉज। कोई इंजरी हो गई है, ठोकर लग गई, चोट लग गई, कोई ट्रॉमा हो गया, कोई रिसेंटली ऐसा हुआ ना, तो शोल्डर पे इफेक्ट हुआ, जॉइंट पे इफेक्ट हुआ, उस वजह से भी फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। एंड इंपॉर्टेंट इज डायबिटीज। यहाँ देखिए शुगर के पेशेंट यहाँ भी जकड़े जाते हैं। एटलीस्ट 10 to 20% ऐसे केस देखे गए हैं डायबिटीज के, जिनके अंदर फ्रोजन शोल्डर के होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। सो इट इज ए रिस्क फैक्टर लाइक। और भी कुछ इस प्रकार के बीमारियां रहती हैं जो कि एट ग्रेटर रिस्क हो जाते हैं वो पेशेंट्स टू हैव फ्रोजन शोल्डर। उसके अंदर स्ट्रोक के पेशेंट्स आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रोक के, थायराइड के केसेस हैं, चाहे वो हाइपोथायराइडिज्म है, चाहे वो हाइपरथायराइडिज्म है, एंड फाइनली पार्किंसंस। अगर पार्किंसंस डिजीज भी रहता है ना, तो वो वाले केसेस में भी फ्रोजन शोल्डर होने के चांस बढ़ जाते हैं। सिम्टम्स में ना इसको हम 3 स्टेजेस में इजीली डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है स्टार्टिंग स्टेज, जिसको हम फ्रीजिंग स्टेज बोलते हैं। अभी शुरुआती लक्षण आने शुरू ही हुए हैं, यानी कि फ्रीजिंग होनी शुरू हो गई है, वो जो कैप्सूल के अंदर ना बदलाव आना शुरू हो गया है। उसमें क्या होगा? पेन जो है ना वो धीरे धीरे बढ़ेगी, स्लोली पेन विल इंक्रीज, और साथ में स्टिफनेस की सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। ये लंबा चलता है फेज, 6 to 9 months तक चल सकता है। सेकेंड इज फ्रोजन स्टेज, क्या वो पूरा जकड़ा गया, जाम हो गया है, यानी कि मूवमेंट हो ही नहीं पा रही है जॉइंट की, और पेन सिरे की होती है, थोड़ा सा मूव करते हैं, तो दैट इज द फ्रोजन स्टेज। इट ऑल्सो लास्ट 4 to 6 months।
एंड फाइनली रिकवरी स्टेज होता है, थॉइंग स्टेज हम बोलते हैं, रिकवरी आनी शुरू हो गई, अब ठीक होना शुरू हो गया। कैसे ठीक होगा उसकी बात बताऊंगा, लेकिन दिस इज थर्ड स्टेज। इसको भी ना 4 से 6 महीने लग जाते हैं रिकवर होते समय, यानी कि इट इज़ नॉट एन ईजी डिजीज टू क्योर। इसमें दिक्कतें रहती हैं, बहुत दिक्कतें रहती हैं, क्योंकि दर्द बहुत रहता है, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होगी शोल्डर की, क्या करें, आम सिंपल कार्य करने में भी दिक्कत महसूस करता है पेशेंट। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बताऊं, ये रात के समय ना वर्स हो जाते हैं सिम्टम्स, मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया है। नाइट टाइम जो रहता है ना, सिम्टम्स और ज़्यादा बिगड़ जाते हैं, करवट लेने से बिगड़ते हैं, व्हेन टर्निंग इन बेड वो बिगड़ते हैं, बाजू ऊपर को नहीं हो पाती, तो रात को नींद भी डिस्टर्ब रहती है। अच्छा, एक सिंपल से मैं 2-3 टिप्स आपको बताऊं, आप अपने लेवल पे, खुद के लेवल पे ये परफॉर्म कर सकते हैं टू गेट रिलीफ, थोड़ा सा आराम मिलता है। हॉट एंड आइस पैक से आराम मिलता है, ज्यादा आइस पैक से आराम मिलता है। कई बार ना ऐसे देखा गया, आइस पैक समझते हैं, जैसे ना बर्फ के जैसे ना पैक्स बन जाते हैं, वो पोटली में डाल के इसको हम सिकाई करते हैं, ठंडी सिकाई, और वो भी ना 2-2 मिनट आप पोजीशन चेंज करते रहे, और वो तब करना चाहिए बिफोर यू गो टू स्लीप, एटलीस्ट 10 मिनट सोने से पहले। रात के समय सिम्टम बिगड़ते हैं, मैंने कहा, तो आपको दिक्कत ना आए, चैन की नींद सो पाए, तो ये आइस कोल्ड पैक्स जो आपने अप्लाई करना है ना, प्रेफरेबली डू दैट एट नाइट बिफोर यू गो टू स्लीप, ठीक है। सेकेंडली फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी इज अ मस्ट, ये पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट मान के चलिएगा। थोड़ी सी बेसिक एक्सरसाइजेस करवाते हैं, और किसी ने विशेषज्ञ के निर्देश के अंदर ही आप ये काम कीजिए तो बेहतर है, राइट। एंड थर्ड इज कम टू होम्योपैथी, लेकिन जल्दी आइएगा। मैं आपके सामने कुछ प्रमुख होम्योपैथिक दवाएं रखता हूं जो कि हेल्प करेंगी, आपको 100% हेल्प करेंगी। सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज रेस्टॉक्स, जो जनरल जैसे पेन किलर्स हैं होम्योपैथी के, ये तो हेल्प करते हैं। रेस्टॉक्स हम इजीली समझते हैं, थोड़ा सा मूवमेंट करने पर उसको आराम मिलता है, अगर जॉइंट को मूव करेंगे ना। अगर नहीं मूव कर पाए तो स्टिफनेस, वो जकड़न, वो सिम्टम्स रहते हैं, रेस्टॉक्स विल हेल्प यू। अगर एक्यूट कंडीशन है ना, फॉर ऑल द रेमेडीज टेल यू, इसको फॉर्मूला को याद रखिएगा। एक्यूट कंडीशन है, सिम्टम आने शुरू ही हुए हैं, तो स्मॉल पोटेंसी से आराम आना शुरू हो जाता है। ट्राई 30 CH, दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट रेमेडीज ब्रायनिया, ये 2-3 इंपॉर्टेंट रेमेडीज हर बार डिस्कस करते हैं पेन किलर्स की। ब्रायनिया, अब दिक्कत बढ़ती है जब हम मूव करेंगे, पेशेंट को लगता है मैं आराम करूं, मूव ना करूं तो आराम रहेगा, थोड़ी सी मूवमेंट करेंगे तो दर्द बढ़ता है, थोड़ी सी मूवमेंट करें तो दर्द बढ़ता है, तो वहां ब्रायनिया विल हेल्प यू। अगेन 30 CH, दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट रेमेडी है आर्निका। आर्निका ना यूजुअली हम देते हैं जहां इंजरी हो, अगर चोट लगी है, ट्रॉमा हुआ है, अंदर की चोट है जिस वजह से शोल्डर जो है फ्रीज हो गया, तो आर्निका इज गोइंग टू हेल्प यू। वहां भी 30 CH, दिन में 2 बार दे सकते हैं, ठीक है। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट रेमेडी इज ग्वायाकम। ग्वायाकम यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। ये ना मदर टिंक्चर फॉर्म में हम दे सकते हैं, 10 बूंदे कुछ गुनगुना पानी लें, उसके अंदर डालें, दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। ग्वायाकम वहां देते हैं मोस्टली जहां दर्द तो रहता है लेकिन स्टिफनेस बहुत ज्यादा है, जकड़न की वजह से ना मूवमेंट बहुत रिस्ट्रिक्ट होती है, तो वहां ग्वायाकम विल हेल्प यू। ये तो दोस्तों 4 से 5 इंपॉर्टेंट है, जनरल पेन किलर्स होम्योपैथी में हेल्प करते हैं। अब बात करता हूँ बहुत स्पेसिफिक होम्योपैथिक रेमेडीज की। वेरी इंपॉर्टेंट सेंग्यूनेरिया, सेंग्यूनेरिया कैनेडेंसिस, ये इंपॉर्टेंट रेमेडी रहती है जहां हमारा ना दाहिना कंधा है वो अफेक्टेड है। याद रखिएगा, द राइट शोल्डर अगर फ्रोजन हो गया, सिम्टम्स हम समझते हैं दर्द और जकड़न रहती है, लेकिन सिम्टम्स जो है ना रात को वर्स हो जाते हैं और बिगड़ जाते हैं। जब टर्न करते हैं बेड में तो जाते हैं, उस समय भी दिक्कत रहती है जब टर्न करेंगे बेड में, राइट। तो सेंग्यूनेरिया स्टार्ट कर सकते हैं, अगेन स्टार्ट विद 30 CH पोटेंसी। अगली इंपॉर्टेंट रेमेडी रहती है फेरम मेटालिकम। ये अगर बाएं तरफ का जॉइंट वो अफेक्टेड रहता है, लेफ्ट साइड, और ये ना इसके अमेजिंग रिजल्ट्स हैं, इसको मैं अमेजिंग रेमेडी बोलता हूं, फेरम मेटालिकम। अगेन 30 CH भी दे सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाएं तरफ का जॉइंट अफेक्टेड रहेगा, दर्द जो है ना वो बाजू में नीचे को आएगा, एंड इट स्प्रेड्स, इट एक्सटेंड्स थ्रू द आर्म। फेरम मेटालिकम 30 CH, दिन में 2 से 3 बार दें। अब ये एक और इंपॉर्टेंट रेमेडी साथ में जोड़िएगा, अगर बाएं या दाएं तरह के सिम्टम्स रहते हैं, यू नो विच रेमेडी टू टेक, लेकिन थायोसिनामिनम ये नहीं भूलना। थायोसिनामिनम किसी तरह की दर्द रहे, फ्रोजन शोल्डर सिम्टम, चाहे वो बायां चाहे वो दायां, एक्यूट है या क्रॉनिक है, 3x पोटेंसी में आती हैं टैबलेट्स, टिचुरेशन टैबलेट्स, 2 से 3 गोली दिन में 2 से 3 बार जरूर दें, मैजिकल रिजल्ट्स आते हैं। थायोसिनामिनम 3x टैबलेट्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रेमेडीज रहती हैं होम्योपैथी में, और साथ में फिजियोथेरेपी इज अ मस्ट, एंड आइस पैक। ये 3 चीजें इकट्ठी करेंगे ना, आपको 100% लाभ मिलेगा, 100% बेनिफिट मिलेगा, दैट इज फॉर श्योर।
राजेश जी, आशा करता हूं आज की वीडियो से आपको जरूर लाभ मिलना चाहिए, और जो मेरे भाई बंधु दोस्त लोग देख रहे हैं जो कि फ्रोजन शोल्डर से पीड़ित रहते हैं या उनके कॉन्टैक्ट्स में किसी को दिक्कत रहती है, डू शेयर दिस वीडियो विद दिस होप कि आपको जरूर फायदा पहुंचना चाहिए। जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी सेहत का ख्याल रखें। टेक केयर, गॉड ब्लेस।